प्रणाम मित्रों। पूना में स्थित ओशो का आश्रम ओशो की तरह अद्भुत, अद्वितीय और बेहद खूबसूरत है। यूं तो इस आश्रम का हर क्षेत्र, हर कोना अपने आप में खूबसूरत है और ऊर्जा से परिपूर्ण है। लेकिन इस आश्रम का एक मुख्य भाग है ओशो का पुस्तकालय। जी हाँ, ओशो का पुस्तकालय आम पुस्तकालय जैसा नहीं है। जब आप इसको देखेंगे, जिस ढंग से यहाँ पे किताबें रखी हैं, जितनी किताबें रखी हैं, जिस सुंदरता से रखी हैं, वो अपने आप में एक ऊर्जा का पुंज है जो आपसे बातें करता है। यह पुस्तकालय ओशो के सामने रहते-रहते बना और इसके बनने की भी अपनी एक रोचक और अद्भुत कहानी है। इस पुस्तकालय के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति जी। ओशो जब जबलपुर से बॉम्बे आ गए तो तब रहना तो उनको जबलपुर ही होता था। हुँ, हुँ, हुँ। आते जाते थे हुँ, प्रवचनों के लिए, या क्योंकि वो पढ़ा भी रहे थे वहाँ हुँ, जबलपुर में। उसके हुँ, पहले हुँ, हुँ, 66 में ही छोड़ा उन्होंने। हुँ, हुँ, तो जहाँ भी जाते थे, चाहे बॉम्बे आए हैं, चाहे किसी बड़े शहर में गए हैं, दिल्ली आए हैं या कलकत्ता आए हैं, तो ओशो की का किताबों को खरीदना, बुक शॉप में विजिट करना, हुँ, ये एक तरह से आवश्यक पार्ट ऑफ द जर्नी था। एक तरह हुँ, से ये होना ही है। राइट। उनके जहाँ कोई अच्छी पुस्तक है, हुँ, शॉप है, हुँ, वहाँ जाएंगे ही। तो बॉम्बे में एक विशेष दुकान पर जाएंगे और वहाँ से किताबें पसंद करेंगे हुँ, और उठा ली जाएंगी। उनको बॉम्बे से अगर जबलपुर जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी तक रखवा दी जाएंगी, एक सूटकेस किताबों का होगा। ओके। तो पहले तो उल्टी दिशा में किताबें जाती थी। हुँ, फिर किताबें जब बॉम्बे शिफ्ट हो गए तो जबलपुर में जो इकट्ठी हो चुकी थी वो बॉम्बे आने लगी। वो बॉम्बे आ गई। ओके। तो वो मैंने, जब मैं संन्यास दीक्षा लेने गया जिस दिन, तो मैंने वो पहले दिन ही देख लिया कि ये लाइब्रेरी में कैसे लगी हुई हैं। महालक्ष्मी जहाँ बैठती थी रिसेप्शन पर, उसके पीछे की जो दीवार थी, हुँ, किताबें ही किताबें थी। हुँ, तो उसके चित्र हैं। हुँ, फिर जब वो बॉम्बे से पुणे शिफ्ट हुए तो तब तक तो संख्या और बढ़नी शुरू हो गई थी। हुँ, वो जो उसका उस समय हम अगर मान लो उनकी वहाँ अपार्टमेंट में सिर्फ 10-5 हज़ार किताब देख पाते हैं। हुँ, और कोई भी विदेश से आ रहा है, नई छपी हुई किताब, तो उनकी यात्रा तेज हो गई किताबों हुँ, के आने हुँ, की हुँ, ओशो के पास। हुँ, और ओशो तो सारी वेस्टर्न ईस्टर्न मैगजीन्स के को देखते थे, उस समय खुद देखते थे। हुँ, तो उनके निगाह में कोई भी किताब पड़ी जो उनकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, वो तो टिक मार्क कर देंगे और किताबों बोलिए को मँगा ऑर्डर लो। दे। हाँ, आप कहाँ से मंगवाते हैं, कैसे आती हैं, कितनी जल्दी, ये शिष्यों का काम है। हुँ, हुँ, वो देखेंगे कि उनके लिए किताब आनी हुँ, चाहिए। क्योंकि पत्रिकाओं में किताबों के रिव्यू आते हैं, अखबारों में किताबों के रिव्यू आते हैं, तो हुँ, उससे जानकारी मिलती है कि आज बेस्ट सेलर कौन है, आज क्या किताब आई है। और हर हफ्ते आते थे हुँ, इन चीज़ों की चीज़ें। तो हुँ, कुछ अखबारों में तो हुँ, कुछ पब्लिशर्स वीकली भी होती थी, हुँ, इंटरनेशनल भी होती थी। हुँ, ऐसे की किताबों की जानकारी देने वाली पत्रिकाएं होती राइट, राइट। थी, जहां आप, कैटलॉग जैसे हाँ, कुछ। जैसे योगा की जानकारी देने वाली पत्रिका है, हुँ, ऐसे ही पब्लिशर्स वीकली भी होती थी। हुँ, वो मैंने भी देखी है वो। हुँ, तो इस तरह की चीज़ें जो उनको नाम मिलते थे और ये उसके डिस्क्रिप्शन मिलते थे, आ जाती थी। ओशो का काम सिर्फ मार्क करना है और आगे बढ़ा तो देना। लाइब्रेरी की शक्ल कब कौन से ईयर में बनी जो पूना में अब स्थित है? वो कैसे शुरू हुई? वो तो उनके जो, जैसे कहते हैं ना, सिटिंग रूम होता है। हुँ, 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 अब सिटिंग रूम को कैसे एक्सपेंड कर दिया जाए, हुँ, हुँ, वो सब बातें होती रही। वो पूरा उसको, लाइब्रेरी तो साइज बड़ा है ना, हुँ। उनको भी पता था कि कितना विस्तार होना तो है ये कि। इनका पहले सिटिंग रूम था, रीडिंग सिटिंग रूम। हाँ, मतलब जिस मकान को खरीदा गया, हुँ, लाउस हाउस को, तो हुँ, उसमें जो एक तरह से राजसी ढंग से लोगों ने डिनर करना है, हुँ, लोगों को बुलाना है, तो साइज तो अच्छा होगा ही वो। हुँ, तो उस साइज की, अब उसकी दीवारों का उपयोग करना है, बाकी राइट, और राइट। और वो उन्होंने
पूरी रूपरेखा खुद दे दी हम्म, कि कैसे किताबें रखी जाएंगी, कितनी ऊंचाई तक रखी जाएंगी। इसलिए सीढ़ी भी रखी जाती थी कि आप सीढ़ी पे चढ़ के किताब उतार सकते हैं। और मैंने तो जो काम करने वाले लोग थे उसमें, उनको मेरा लेन देन पड़ता था उनसे, क्योंकि ओशो ने जिस विषय पर बोला है, अगर उन्होंने किसी किताब से, हरिवंश राय बच्चन की किताब से कविता का उपयोग किया है या मधुशाला का किसी चीज़ का भी उपयोग किया है, तो मुझे वो कई चीज़ों की एग्जैक्ट स्पेलिंग चाहिए। उर्दू शायरी का किया है तो मुझे वो चाहिए, तो मैं हाँ रेफरेंस चाहिए, ताकि मैं जब किताब का संकलन संपादन करते हुए गलत न डाल दूँ चीज़। तो जाके देखता था, और जो जो भी अंदर काम करता था उसको देख के बड़ा धन्य अनुभव करता था कि वो ग्लव्स पहन के किताबों को छूते थे। अच्छा। हाँ, सीधा उंगलियों के निशान न पड़े। अच्छा। बड़े धुले हुए वाइट वाइट ग्लव्स जैसे, ऐसे कोई। और अगर मैंने कहना है कि जी मुझे इस पन्ने का ज़ेरॉक्स चाहिए, क्योंकि अब किताब नहीं ले जाना, बात ले नहीं जा सकते, फोटो कापी चाहिए। तो फोटो कापी जो राबिया वहाँ काम करती थी, अमेरिकन राबिया, वो बहुत ही संवेदनशील, और वो खुद जाएगी उसको, किताब को फोटो कापी करने के लिए रखना कैसे है कि उसकी कोई वो रिंकल नहीं पड़े, उसको कोई वो नहीं हो, तो वो फोटो कापी वो पन्ने करवा के खुद देती थी, वहाँ खड़ी रहेगी साथ में कि मिस हैंडलिंग नहीं हो जाए। तो ये जो पुस्तकालय था, और क्योंकि ओशो उस पुस्तक को कभी भी मंगवा सकते हैं, ये तो तुम्हें। और वो एक कविशो नाम की एक फ्रेंच माँ भी थी, पर एक तरह से ना जो पुस्तकों के साथ जीवंत व्यवहार कर सके, जैसे तुम एक व्यक्ति को स्पर्श कर रहे हो, रफनेस नहीं हो, वो ऐसा काम करती थी। और उसको सब पता होता था, थोड़ी देर लगती थी जो चीज़ चाहिए, और वो तो ख्याल रहते था कि जिस विषय पर वो बोल रहे हैं वो अभी उनके स्मरण में है, कि अगर जैन पर बोल रहे हैं तो जैन की पुस्तक स्मरण में है, जैन फ्लैश, जैन बोन्स, सब कुछ है। तो उनको ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, पर उसके पीछे ये था कि द बुक्स शुड बी लुकिंग इन ए फ्लो। एक रिवर फ्लो होता है ना, डू नॉट, छोटी बड़ी रंग तरीके से रखा, शुड नॉट लुक लाइक समथिंग डेड। तो एक अलाइवनेस लाने के लिए ये प्रेम की घटना है। तो ये इसमें कोई ओशो का निर्देश होता था या उनका निजी प्रेम था, ऐसे हम भगवान को परोस के दें किताब को, कैसे लगनी चाहिए लाइब्रेरी, या भगवान के कोई निर्देश थे? नहीं, वो ये है कि निर्देश तो दिया, और उनको ये भी पता कि किसी समय भी उठ के आ सकते हैं। ये भी पता है उनको। तो फिर क्या निर्देश था उनका अपने? निर्देश ये था कि उसकी मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मोनोटोनी जो होती है कि एक ही जैसी किताबें सब जगह होती हैं तो आपको बोर करती हैं, कि ये लगता ग्रंथालय हो गया, जैसे लॉयर का एक ही साइज की चीज़ें, बड़े बड़े ग्रंथ रखे हैं, ऐसा नहीं। छोटे बड़े और विविध विषय एक ही जगह पर हैं। वो नहीं कि आपको एक ही तरह से, जैसे गांधी साहित्य तो एक जगह गांधी साहित्य लगा दो, एक जगह कोई और साहित्य लगा दो, ऐसा नहीं। तो ये उनका था कि ताकि तुम्हारी अपनी यांत्रिकता टूटे, तुम्हें होश लगाना पड़े कि वो पुस्तक कहाँ होगी। तो ये कौन सी ईयर में बना होगा कुछ? नहीं, ये तो एवोल्यूशन है, बनता हाँ, इट इज अ ग्रोथ प्रोसेस। लेकिन जैसे ओशो की जब देह चली गई और अब सिर्फ किताबें रह गई हैं, अब तो लॉक में ही हैं। जैसे सुनने में आता है कि कुछ किताबें, पेंटिंग्स ऐसी थी जिसमें ओशो के साइन थे, वो हटा दी गई हैं। ये आप मुझे थोड़ा बताएं, तो कैसा लगता है जब आप खुद कहते हैं कि कहाँ उन किताबों को एकदम ऐसे छुआ जाता था, ऐसे कुछ जीवित इंसान को छू रहे हैं, और आज उनके कुछ पन्ने निकाल दिए गए हैं, या किसी पेंटिंग से जहाँ पे ओशो ने ड्रॉ किया था साइन थे हटा दिए गए हैं। तो ये सुनते हैं आप तो कैसा लगता है? ऐसा हुआ कि जो जयेश हैं उनको तो अभी आप आनंदों की किताब भी पढ़ें तो उसमें वो कहती है उसको कोई पुस्तकों से प्रेम जैसी कोई चीज़ है नहीं उसके भीतर। तो वो जब
ओशो की पुस्तकें छपें, इसके लिए कहा जाता था कि वो किताब क्यों नहीं छपी है, तो हमें उत्तर मिलता था उसके ऑफिस से या कुछ के पैसे ही नहीं हैं, अच्छा। लाइक दैट। तो एक बार ओशो ने कहा कि मेरी घड़ी ले लो और इसको बेच दो और किताब जरूर छपवानी है, डिले नहीं। और दूसरे 2 दिन बाद आनंदो को बोला कि उसको मेरे साहित्य के छपने में कोई इतनी रुचि नहीं है, ऐसा ओशो ने विचार व्यक्त किया अपना। तो मतलब प्रेम ही नहीं है। तो पर उनका जोर था कि किताबों के साथ, उनकी किताबों के साथ ये था कि ओशो जैसी चाहते थे किताब, वैसी उसकी जो कागज़ की स्मेल तक जो है, वो गंध कैसी है उसकी, वो भी उसको आंख बंद करके बता देते थे कि ये कहाँ से आई होगी पुस्तक। अरे वाह! इतना उनको पता था कि अमेरिका से छप के आई हुई किताब की कागज़ की गंध क्या होती है, यूरोप से छप के आने वाले का क्या होता है, उनको पता होता था। तो इतना वो किताबों के संबंध में जानते थे। पर ये जो किताबों का जाना हुआ, जब ये माइंड आ गया कि अब इन पेंटिंग्स जो उस किताब में बनी हुई हैं, सिग्नेचर पेंटिंग्स, इनको हमें प्रोक्योर करना है, इनको हमें संजोना है और उसको बेचना है। तो वो साइज तो छोटा सा किताब का साइज ही होता है सिग्नेचर का, उसको फिर बड़ा बना के करना है। तो उनको ऐसी 900 किताबों को, लगभग 900 किताबों को, 980 हैं कि 880 हैं, ये फिगर मुझे एग्जैक्ट नहीं कह सकता, 900 या 880 कुछ किताबें हैं जो पहले ले जाई गई देश के बाहर, लंदन में उसका फ्लैट होता था। उसकी एक फ्रेंड थी जापानीज, उसका नाम था नीलम। क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन में उसको ना, क्योंकि NILAM है तो वो नीलाम कह देते थे। तो नीलम है नीलाम, तो वो अपना उससे नाम पूछो क्या नीलाम। तो उसने वहाँ से फ़ोन किया आश्रम में कि यहाँ मैं देखती हूँ हमारे फ्लैट पर इतनी सारी किताबें रखी जिससे लगता है कि लाओत्सु लाइब्रेरी की किताबें हैं। तो तब यहाँ खबर लगी कि यहाँ से कुछ किताबें गायब हैं। उस व्यक्ति की अपनी ही गर्लफ्रेंड फ़ोन करके, उसको क्योंकि जानकारी नहीं थी ना, उससे कुछ शेयर नहीं किया गया कि ये किताबें किस लिए यहाँ आई हैं। तो उसने देखा कि फ्लोर पे रखी हैं किताबें वहाँ उनके फ्लैट पे, जो यहाँ बड़ी आदर से रखी होती थी। उन्होंने उस किताब, और वो भी एक सॉफ्ट महिला है, जैसे राबिया जैसी तो नहीं जो केयर करती उसकी, लेकिन उसने उसको आश्चर्य हुआ कि अगर ये लाओत्सु लाइब्रेरी की किताबें यहाँ क्या कर रही हैं। तो उसने इनोसेंटली फ़ोन कर दिया कि यहाँ कुछ किताबें रखी हैं, लगता है कि लाओत्सु लाइब्रेरी की। तो यहाँ से पुणे से मैसेज गया कि उसको जल्दी वापस भेज दो, और वो आ गई वापस किताबें। लेकिन जब उनको वापस रखना था, जो उस समय रविंद्र स्वामी भी लाओत्सु लाइब्रेरी में काम करते थे, कुछ समय के लिए कभी कभी जाते थे। तो उन्होंने देखा कि वो पन्ने गायब हैं जिस पे सिग्नेचर होते थे। जैसे अगर एक साइड में गत्ता है किताब का और एक साइड में पेपर है, चिपके होते हैं ना, तो मान लो सिग्नेचर का कुछ हिस्सा हाँ वो गत्ते से शुरू होके वहाँ तक जा रहा है। तो अब गत्ता तो तोड़ा नहीं गया, तो उस ढंग से तोड़ लिया गया। इतनी संवेदनशीलता से उसको नहीं डील किया गया जैसे करना था। तो उनको देख के दुख हुआ कि ये एक तो फ्लोर पे रखी हैं यहाँ पर ला के, दूसरा वो उनमें से वो पेजेस गायब हैं। तो फिर इश्यू उठाया गया कि ये क्या है। अब वो व्यक्ति कहेगा ये बाकी किताब इम्पोर्टेंट है कि सिग्नेचर इम्पोर्टेंट है, अपनी अपनी हाँ। तो अगर ओशो को सिर्फ पेंटिंग ही बनवानी होती तो अपने कागज पर अलग से कागज मंगवा लेते, बना लेते। लेकिन वो जो वहाँ है वो उस स्थान के लिए बना हुआ है। खैर जो किया जैसा भी किया उस पर कोई आपत्ति नहीं, पर जिस ढंग से किया गया, not what he did and how he did it, that's the
वो इश्यू। जो मेंटालिटी, जो हाँ। पीछे की सोच है कि हाँ, एकदम क्या असंवेदनशील। इर्रेवरेंशियल ढंग है, जैसे मैंने कहा ना, पहले उदाहरण दिया मैंने कि सिगरेट पीना हम्म। उस जगह पर उस नहीं, और फिर ये हटाना था, उनके सामने हटाते, इतना ही था, जाने के बाद नहीं, अब क्या नहीं, वो होता? उनके सामने तो कभी चीज़ें हट ही ना पाती नहीं, क्योंकि मैसेज एग्जाम्पल उन दे रहा हूँ, हाँ, इतना ही था, हाँ, जाने के बाद आपको व्यर्थ लग रहा है कागज जुड़ा हुआ, हाँ। तो ये है। तो ये हम मतलब हम सन्यासियों के लिए एक शौक था कि हमने उन पुस्तकों के साथ कि इसलिए भी कि उन पुस्तकों को ओशो ने छुआ है, उसमें उनकी डेफिनेटली ऊर्जा है। और वो उन पुस्तकों के पास अगर आप ओशो के हाथ में किताब देखें या सामने रखी हुई किताब देखें तो आप देख सकते हैं कि हाउ ही ट्रीट्स एवरीथिंग, यस। हाउ इवन चाय का प्याला भी अगर उनके हाथ में है तो वो कैसे उन्होंने उठाया हुआ है, कैसे वो रखते हैं, हर चीज़ में एक संवेदनशीलता, और वो जैसे जीवंत चीज़ को छू रहे हैं। आप तो कहते हैं कुर्सी को ऐसे उठाते हैं, पटक देते हैं, ये करते हैं, पर संवेदनशील व्यक्ति के लिए वो बात नहीं होती है, वो जड़ चीज़ों को भी संवेदना देता तो है। उस पुस्तकालय को भी कोई नाम से पुकारा जाता है? बस लाओत्सु लाइब्रेरी कहता है।